हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम जो एग्रीकल्चर का लास्ट वाला पार्ट करने वाले हैं, वाटर डेवलपमेंट को छोड़ के थर्ड पार्ट है, इसमें अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। वाटर डेवलपमेंट जो डैम एरिया है, कहाँ पे क्या चल रहा है, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो राजस्थान में जो कृषि वाला चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही इसके साथ में जितने हमने किए हैं उसके थोड़े से 10-15 क्वेश्चन हैं वो भी करने वाले हैं, ताकि आज पता लग सके कि आपको कितना डेटा याद रह रहा है, क्या आप उसको समझ पाए कि जो डेटा मैंने समझाया कि कौन कौन सा याद करना है वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। होपफुली सबके सही होने चाहिए। उससे पहले थोड़ा सा हमने देख लिया है कि सारा जो एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री वाला कर चुके हैं, डेयरी डेवलपमेंट कर चुके हैं, कृषि वाला पार्ट कर चुके हैं। अब अपना बचा है मत्स्य पालन, बचा है थोड़ा फॉरेस्ट्री का देखना है कि कितनी योजनाएं बची हुई है अपनी, ठीक है। या फिर कोऑपरेटिव जो है अपने सहकारी समितियां लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि सहकारी समितियों के बारे में क्या कौन सी योजनाएं, जो सहकारी बैंक है, जो सहकारी बैंक किसके लिए काम करते हैं, ज्यादातर कृषि के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए है। तो सहकारी बैंक है, उनके थ्रू कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कृषि को लाभान्वित कर रही है, ठीक है। तो वहां से शुरू करते हैं, इसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे आज। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज देखी है मैंने, जो फिशरी सेक्टर में जनरली आ सकती है, पिछली बार भी था, ये बार भी है। एक ही मॉडल, एक ही योजना आप बोल सकते हो जो मत्स्य पालन से संबंधित है, वो है आजीविका मॉडल। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि आजीविका मॉडल, आपसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है किसके लिए है, किससे संबंधित है। इस पे भी मैंने एक सवाल बनाया है। आज वाली क्लास भी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अंदर में भी आज जो सवाल है वो मैंने लास्ट में दिए हैं, ठीक है। तो आजीविका मॉडल, सबसे पहले आजीविका मॉडल किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। सबसे पहला सवाल तो बेसिक, तो सबसे पहला ही आपको ये पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है, फिशरी सेक्टर से संबंधित है, या आप बोल सकते हो कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ये आजीविका मॉडल है क्या, देखो ध्यान से देखना। जयसमंद उदयपुर, माही, बजाज सागर, आपको पता होना चाहिए कहां पे, पहले साथ साथ में याद करते रहा करो कहां पे है। जयसमंद उदयपुर, माही, बजाज सागर जो है डैम कहां पे है, बांसवाड़ा। और कडाना बैकवाटर है अपने, वो कहां पे है, डूंगरपुर में। कडाना बैकवाटर्स डूंगरपुर में। बैकवाटर्स आपको पता होता है क्या है, केरला में बैकवाटर्स आपने देखा होगा, जहां पे नावों की रेस होती है। तो बहुत ऐसे झील टाइप होता है जहां पे आप आराम से जैसे नावों की रेस कर सकते हो या मत्स्य पालन कर सकते हो। तो बड़ी झील होती है, इस तरीके से उनको बैकवाटर बोलते हैं। तो कडाना जो बैकवाटर है उसको, वो कहां पे है आपका, डूंगरपुर में। तो 3 जगह हैं, जयसमंद उदयपुर, माही, बजाज सागर आपका बांसवाड़ा, कडाना बैकवाटर है वो है डूंगरपुर में। यहां पे 3 जलाशयों में यहाँ पे आदिवासी मछुआरे हैं, उनके उत्थान के लिए एक शून्य राजस्व मॉडल शुरू किया गया है। किसके लिए किया गया है, आदिवासी मछुआरे, जो ट्राइबल फिशरमैन हैं उनके लिए, क्योंकि उनके पास इतने इक्विपमेंट होते नहीं है कि वो मत्स्य उत्पादन कर सके। वहां पे मछलियां है भी तो भी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा, तो इसलिए क्या करते हैं, आदिवासी मछुआरे हैं, उनके उत्थान के लिए एक शून्य राजस्व मॉडल शुरू किया गया। अब आप बोलोगे कि शून्य राजस्व मॉडल क्या है, शून्य राजस्व का मीनिंग क्या है। शून्य राजस्व मॉडल का मतलब यह है कि जो भी पूरी मछली है उसके पकड़ने की जो कितनी कीमत मिलनी चाहिए अपने को, वो सारी आप आदिवासी मछुआरों को हस्तांतरित कर लेंगे, ठीक है। टेंडर निकाले जाते हैं, कौन पकड़ना चाहता है उस कंपनी को टेंडर दे देंगे, वो वहां पे मछलियां पकड़ेगी। और उस मछली पकड़ने की जितनी कीमत होती है, कि वहां पे मछली पकड़ने की, एक होता है ना कि बेचते हो आप मछली मार्केट में, वो बात अलग है कि कितने प्राइस पे बेचते हो, खाने के लिए बेच रहे हो आप, तो वहां पे से ला के उसका प्रोसेसिंग करके कोल्ड स्टोरेज करके आप मार्केट में ला रहे हो, वहां पे बेच रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन एक बेसिक कीमत होती है जो आप मछली पकड़ने वालों को देते हो कि आप मछली पकड़ के लाओ। कंपनी सारा खुद काम तो करेगी नहीं, तो जो मछली पकड़ने की सारी कीमत है वो आप आदिवासी मछुआरों हैं उनको स्थानांतरित कर देते हो। और ये मछली पकड़ने की कीमत है वो देश में सबसे अधिक है, देश में सबसे ज्यादा अधिक है। मान लो आपको बोल दिया गया कि 100 मान लो मछलियां पकड़ने के लिए आपको 50 रुपए देंगे, तो और जगह 40 दे रहे हैं तो आपको 50 रुपए देंगे। तो वो इस हिसाब से सबसे ज्यादा दर रखी गई है, पहली बात तो पूरे देश में। दूसरा, जितनी भी आपको शून्य राजस्व, मतलब मछली पकड़ने के हिसाब से आप कोई भी राजस्व नहीं कमा सकते हो, बाद में आप कमा सकते हो उसको बेच के मार्केट में, लेकिन पूरी मछलियां पकड़ने की कीमत जितनी भी आएगी वो किसको स्थानांतरित कर दी जाएगी, आदिवासी मछुआरों को। तो आदिवासी मछुआरे हैं, उनके उत्थान के लिए शून्य राजस्व मॉडल स्टार्ट किया गया है, वो है आजीविका मॉडल आपका। तो आराम से लिख सकते हो। अब आपको 2 नंबर में आएगा ज्यादा से ज्यादा, तो आपको या फिर वन लाइनर आपसे पूछ लिया जाए किस तरह के क्वेश्चन करेंगे, प्रीलिम्स वाला 1 मैंने डाला है आज, उससे पता लग जाएगा आपको। तो कहां कहां, जयसमंद उदयपुर में, माई, बजाज सागर बांसवाड़ा, और कडाना बैकवाटर कहां पे है ये भी पता होना चाहिए। कडाना बैकवाटर कहां पे है, डूंगरपुर के अंदर में। तो जितने यहाँ पे डैम का नाम है, कडाना बैकवाटर्स का नाम है, ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। और ये आदिवासी मछुआरे हैं, उनके उत्थान के लिए शून्य राजस्व मॉडल है। शून्य राजस्व मॉडल का मतलब मछली पकड़ने की सबसे ज्यादा दर दी जाती है पूरे देश के हिसाब से, और जितना भी मछली पकड़ने की कीमत है वो आदिवासी मछुआरे हैं, उनको हम हस्तांतरित कर देंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। चलो, अब आपने मछली पकड़ ली है,
मछली पकड़ने के बाद में आप स्टेप बाय स्टेप ऐसी चीजें याद करते हो ना तो याद हो जाएगा। मछली पकड़ने के बाद क्या करते हो आप, मछली के लैंडिंग सेंटर होते हैं, लैंडिंग केंद्र होते हैं। क्या होते हैं कि मछली आपने पकड़ ली, बहुत सारी मछलियां, उनको कहां पे लैंड कराओगे, कहां पे स्टोर करोगे, कैसे उनको कोल्ड स्टोरेज में रखोगे, कैसे उनका जो मैंने कल बताया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट उनका क्या रहेगा कि कैसे वो मार्केट तक पहुंच पाएगी, उनकी मार्केटिंग कैसी होगी। तो उन चीजों के अगर आपके पास नहीं है तो क्या मछलियां क्या पेरिसेबल है, वो खराब हो जाएगी, पड़ी पड़ी सड़ जाएगी सारी की सारी। आप जहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं प्रोसेसिंग के हिसाब से, उनका जो भी यूज करना चाह रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उनसे, या डायरेक्ट आप कंज्यूमर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो लैंडिंग सेंटर है इसके लिए आपके लिए बनाए जाते हैं नेशनल लेवल पे। जो मछली विभाग है जो आपका, वो क्या करता है, लैंडिंग सेंटर बनाता है, और ये आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के थ्रू बनाए जाते हैं, जो आगे हम करने वाले हैं। तीसरी चीज जो है फिशरी सेक्टर में 3 इंपॉर्टेंट है। पहली आजीविका मॉडल, नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और यहाँ पे उसके थ्रू जो बनाने वाले हैं वो है मत्स्य लैंडिंग सेंटर। तो राजस्थान में कहां कहां है अपने दिया हुआ है वो देख लेते हैं। एक तो रामसागर धौलपुर के अंदर में है मत्स्य लैंडिंग सेंटर, दूसरा रहता है आपका बिशलपुर टोंक, नाम तो आपको पता ही होगा बिशलपुर टोंक, आपने ज्योग्राफी में कर लिया होगा शायद। राणा प्रताप सागर रावतबाटा के अंदर में, जवाई बांध है जो पाली, और जयसमंद है वो है उदयपुर। ये याद कर लो 5, ठीक है, समझ गए। रामसागर धौलपुर में, बिशलपुर टोंक में, राणा प्रताप सागर रावतबाटा, जवाई बांध पाली, जयसमंद उदयपुर। यहां पे है जो आपके मछली लैंडिंग सेंटर है कि सारी मछलियां जहां पे आप लैंड करवाते हो, पकड़ के जहां पे आप स्टोर कर रहे हो, रख रहे हो। ठीक है, तो ये आपके 5 हो गए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है जो आपसे प्रीलिम्स के अंदर में पूछे जा सकते हैं, वो क्या है कि सजावटी मछली प्रजनन इकाई और एक्वेरियम। एक्वेरियम तो पता होता है ना, जहां पे मछलियां रखते हैं, ठीक है, प्रदर्शन के लिए। तो सजावटी मछलियां को प्रजनन इकाई क्या है, यहां पे उनका प्रजनन करवाया जाए, और एक्वेरियम जहां पे रखा जाता है सजावटी मछलियों के लिए, वो कहां पे है, सीधा पूछा जाएगा, याद होना चाहिए, बिशलपुर बांध टोंक, जहां पे ये बनाया जा रहा है सजावटी मछली प्रजनन इकाई। और जो एक्वेरियम स्थापित किया गया है वो है बिशलपुर बांध टोंक के अंदर में, बिशलपुर बांध टोंक के अंदर में है ये। और आधुनिक ये देखो मत्स्य की तकनीकों के प्रदर्शन के लिए पिंजरा पालन परियोजना, ठीक है, पिंजरा पालन परियोजना। यहां पे आप देखोगे इधर केज कल्चर, आपसे डायरेक्ट हिंदी में भी ये सब लिखा जा सकता है, केज कल्चर आपसे हिंदी में भी लिखा हुआ मिल सकता है कि केज कल्चर क्या है आपका, ठीक है। या फिर पिंजरा पालन परियोजना कहां स्थापित की गई, तो वो माई बजाज सागर बांसवाड़ा, ठीक है, सही लिखा हुआ है, माई बजाज सागर बांसवाड़ा। पिंजरा पालन या आपको बोल दिया जाए केज कल्चर क्या है, मछली उत्पादन से संबंधित, वो कहां पे है, राजस्थान के अंदर में। तो डायरेक्ट याद कर लो कि माही बजाज सागर है, बांसवाड़ा आपका आंसर होना चाहिए, माही बजाज सागर बांसवाड़ा। और अगर ये बोल दिया जाए कि सजावटी मछली प्रजनन इकाई बोल दिया जाए, सजावटी मछली का एक्वेरियम कहां स्थापित किया गया है, तो वो है बिशलपुर बांध टोंक के अंदर में, बिशलपुर बांध टोंक के अंदर में। और अगर लैंडिंग सेंटर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाए, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट है, लेकिन फिर भी लैंडिंग सेंटर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर में मछलियों के लैंडिंग सेंटर कौन कौन से हैं, तो रामसागर धौलपुर है, बिशलपुर टोंक है, राणा प्रताप सागर रावतबाटा, जवाई बांध पाली, जयसमंद उदयपुर के अंदर में है। तो ये आपके मछलियों से संबंधित है। अब मैंने बताया था नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है वो आई थी, ठीक है, वित्त वर्ष 2020-21 से लेके 24-25 तक। तो लेटेस्ट योजना ही है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 1 साल पुरानी है कि 20-21 से शुरू किया गया था, 24-25 तक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, यानी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए। तो मैंने अभी बताया था मत्स्य लैंडिंग सेंटर स्थापित करते हैं, मछली उत्पादन में जितने इक्विपमेंट चाहिए होते हैं आपको, मार्केटिंग की जितनी सहायता चाहिए होती है, वो सारा उपलब्ध करवाती है नेशनल लेवल पे ये इस योजना के थ्रू। यहाँ पे क्या करते हैं, 5 वर्षों की अवधि में 20,050 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। देखो बहुत काफी खर्चा है, बाकी योजनाओं के थ्रू आपने अब तक देखा होगा उसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा ही है कि 5 सालों के अंदर में आप 20,000 करोड़ है, यानी 1 साल के अंदर में 4,000 करोड़ रुपए आप इसमें खर्च कर रहे हैं। जो लैंडिंग सेंटर स्थापित करते हैं, अभी नेशनल लेवल पे किया था लेटेस्ट, उसमें नाम जगह का नाम नहीं पता, लेकिन वहां पे 25 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च किए थे गवर्नमेंट ने। तो इस हिसाब से एक लैंडिंग सेंटर बनाने के लिए 25 करोड़ लग रहे हैं, तो उस हिसाब से 4,000 करोड़ रुपए आप सालाना खर्च कर रहे हैं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसके अंदर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बता दी जाए तो क्या करोगे, 20-21 से शुरू की, 24-25 तक है, 5 सालों में 20,050 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। ये भी बोलो, लेकिन ये याद रखना कि 20-21 से लेकर 24-25 तक है, ठीक है। अब इसके अंदर में करेंगे क्या, जैसे आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया कि मत्स्य उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन लिखने के लिए आपको 5 पॉइंट भी चाहिए कि कैसे बढ़ाओगे, क्या स्टेप होने चाहिए आपके। सबसे पहले टिकाऊ, जिम्मेदार, समावेशी और न्याय संगत तरीके से मत्स्य पालन क्षमता का दोहन करना है। तो मत्स्य को उत्पादन ऐसा भी नहीं करना है कि वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहे, यानी कि एक ही दम आप जो जल वाला जीवन होता है वो पूरा उसको आपको खत्म ही कर दें, इसके हिसाब से नहीं करना, आपको न्याय संगत तरीके से करना है, सस्टेनेबिलिटी समावेशी से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से और टिकाऊ तरीके से आप मत्स्य पालन क्षमता का दोहन करना है। सबसे पहले बात तो उसने ये कर दी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है अपना, भूमि और पानी के विस्तार, गहनता, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और
उत्पादकता में वृद्धि करना। यानी कि कौन सा डैम है या कौन सा बैकवाटर है जहां पे पानी कितना का है, वहां पे पानी की गहराई कितनी का है, उसके हिसाब से वहां पे मत्स्य पालन का किया जाएगा। मत्स्य पालन में उत्पादन देखा जाएगा और उस उत्पादकता में उसके अकॉर्डिंग बढ़ोतरी करनी है। अगर कहीं पे बैकवाटर ज्यादा गहरा है तो वहां पे पॉसिबिलिटी रहती है कि वहां पे मत्स्य उत्पादन आप ज्यादा कर सकते हो। कहीं पे बैकवाटर बहुत कम गहरा है, थोड़ा बहुत पानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उत्पादन और उत्पादकता देखनी है। तो पहले सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप मत्स्य उत्पादन करोगे। दूसरा, पानी जितना जो जहां पे पानी और भूमि का जो विस्तार है उसमें देखोगे कि कितनी गहनता है, कितना पानी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप उत्पादन और उत्पादकता को चेक करोगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना और सुदृढ़ीकरण करना, प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार करना। जैसे मैंने बताया था, जो पिछले वाला क्या था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। जो वैल्यू एडिशन करते हो आप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसके अंदर में क्या करते हो, उसका मॉडर्नाइजेशन करना। मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या रह जाएगा यहाँ पे, उसमें कोल्ड स्टोरेज की जो लेटेस्ट सुविधा लेके आना, ताकि आप अभी अगर 3 घंटे स्टोर कर पा रहे हो उनको, तो कल को 12 घंटे आप अच्छी तरीके से प्रिजर्व कर सको। और जितना ज्यादा टाइम प्रिजर्व कर पाओगे उतना ही ज्यादा आपके पास वक्त होगा कि उनको जितना भी उत्पादन हुआ है मछलियों को उतना ही आप मार्केट में लेके आ सको। तो उससे जो नुकसान हो रहा है वो आपका कम हो जाएगा। तो जो मूल्य श्रृंखला है उसका आधुनिकीकरण करना और सुदृढ़ीकरण करना, प्रबंधन उनके मैनेजमेंट को देखना है, गुणवत्ता में सुधार लेके आना। ठीक है। एक तो ये तीसरी चीज होगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट से संबंधित। अब ये फोर्थ जो है पॉइंट क्या रह रहा है, मछुआरों और मछली किसानों की आय और रोजगार सर्गुन को दुगना करना। जैसे कि वो आजीविका मॉडल था, वो यही कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, इस योजना तो नेशनल के हिसाब से नेशनल लेवल पे की गई है, तो उसमें वो क्या करेंगे, मछुआरे हैं या मछली पकड़ने वाले किसान है। जैसे मैंने बताया, किसान भी आजकल खेती के अंदर में वहां पे एक वो पॉन्ड बना लेते हैं, 2 काम हो जाते हैं। एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाती है, एक्स्ट्रा जब पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती तो पानी को स्टोर कर लेते हैं, और जब जरूरत होती है तो वहां से आप पंप के थ्रू पानी लगा सकते हो। दूसरा, जब आपके पास वहां पे पॉन्ड बना रखे हैं तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, साथ में मत्स्य पालन कर सकते हो। तो किसान न केवल सिर्फ कृषि पे निर्भर रहेगा, जबकि आपके पास में एक तो निवेश वाला वो पशुधन वाला हो जाएगा, वहां पे आप पैसे निवेश कर सकते हो, दूसरा मत्स्य पालन भी कर सकते हो। इसलिए इनको अलाइड सेक्टर को एक साथ रखा जाता है। तो मछुआरे हो गए या मछली पकड़ने वाले किसान हो गए, उनकी आय और रोजगार सर्गुन को इसमें ये बोल रहा है कि दुगना करना है। तो इस तरीके से हमें ज्यादा से ज्यादा इसलिए इतना पैसा लगा रहे हैं। 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है कि कृषि के जो जीवीय और निर्यात में योगदान बढ़ाना। मैंने बताया था सबसे कम जिसका योगदान रहा था, किसका रहा था, फिशरी का ही रहा था, मत्स्य का उत्पादन का रहा था। तो जो बहुत ही कम योगदान है, जो में 46% के अराउंड आपका पशुधन का रहता है, 46%, 46.4%, 46% आपका रहता है कृषि का। तो उसके अंदर में जो कृषि के अंदर में, जो जीवीए के अंदर में और निर्यात के अंदर में भी जितना योगदान है मत्स्य का उत्पादन का, उसको बढ़ाना है। क्योंकि नेशनल लेवल पे बड़ी जो योजना है वो एक ही है, तो यही काम करेगी सारा, एक्सपोर्ट का बढ़ाना है, तो किसानों की आय बढ़ानी है, मछुआरों की आय बढ़ानी है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको सुदृढ़ीकरण करना है, आपको सस्टेनेबल तरीके से किस हिसाब से आप कौन से जिम्मेदार तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से आप मछली का उत्पादन कर सकते हो वो बताना है। तो सारा काम किसके पास है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसी के पास में। ठीक है। लास्ट जो छठा पॉइंट रहता है आपका वो क्या है, मछुआरे और मछली पालकों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड करवाना। यानी उनके लिए भी कुछ न कुछ ऐसे स्कीम्स लेके आना जो वहां पे, जैसे अगर मछुआरे हैं उनको कुछ नुकसान हो गया, वही सेम चीज जिसमें काम करते टाइम उनको कैसे कृषि का देखा था हमने, काम करते टाइम उनको लग गई, अपंगता हो गई या कोई दुर्घटना हो गई, तो उस हिसाब से उनको कुछ न कुछ ऐसी जो स्कीम्स लेके आना, जो मछुआरे हैं, मछली पालक है, उनके लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड हो सके, ताकि वो आराम से अपना काम कर सके। और मजबूत मत्स्य की प्रबंधन और नियामक ढांचा, यानी कि आप ये लास्ट वाला ये पॉइंट लिख सकते हो, नहीं तो आप कह सकते हो उनके स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना, जो कि किसी के अंदर में भी डाल सकते हो, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलना, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना। तो समझ गए। अगर आपसे मत्स्य संपदा योजना अगर पूछ ली जाए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अगर पूछ ली जाती है 5 नंबर में, तो आराम से लिख सकते हो, लाइन वाइज बताना है। सबसे पहले बता देना, रिवीजन करवा देता हूं कि 2021 से लेके आपका 24-25 तक है, 5 सालों में 20,050 करोड़ रुपए लगा करके मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य जो पूरे केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, पहला हो गया। उसके अंदर में निम्नलिखित बातें हैं, आप लिख सकते हो। ज्यादा पूरा न याद रहे, पूरा इसलिए लिखा है, ये गवर्नमेंट की साइट पे दिया गया, आपका फिशरी डिपार्टमेंट की साइट से ही मैंने लिया है, वहां पे ये दिया गया है। ज्यादा न याद रहे तो, लेकिन पहला याद रखना है कि जिम्मेदार समावेशी तरीके से और न्याय संगत तरीके से मछली के उत्पादन को बढ़ा देना। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिख दो चाहिए, लेकिन 5 पॉइंट होना चाहिए। पहला पॉइंट ये करना आपको। दूसरा करना है कि पानी, भूमि और पानी के विस्तार और गहनता के आधार पे वहां पे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, कि कितना पानी का आपकी विस्तार कितना का है, कितनी गहनता है पानी के अंदर में, उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको उत्पादन को बढ़ाना है, साइंटिफिक तरीके से यूज करना है उसको। ठीक है। तीसरा रह रहा है कि मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना, और नया दो इतना जरूर लिखो, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना और सुदृढ़ीकरण करना, प्रबंधन गुणवत्ता में सुधार करना। चौथा पॉइंट रहता है आपका मछुआरे और मछली किसानों की आय और रोजगार सर्जन को
दुगना करना, ठीक है। पांचवा रहता है कृषि में जीवीय और निर्यात में जितना योगदान था उसको बढ़ाना, क्योंकि आपको पता है बहुत ही कम है ये। छठा रहता है मछुआरे और मछली पालकों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा करना, जैसे कृषि वालों की करी थी, उनको थोड़ी बहुत ऐसी स्कीम लाई जाए जो उनके लिए या काम करते टाइम कोई दुर्घटना हो जाए तो उनमें वो क्या बचाव हो सके। सातवां पॉइंट रहता है कि मजबूत मत्स्य की प्रबंधन और नियामक ढांचा, या फिर उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलना जो उनको मछली पकड़ने के लिए साइंटिफिक तरीके से ज्यादा मछली पकड़ने के लिए हिसाब से ट्रेन कर सके और उनको इक्विपमेंट उपलब्ध करवा सके, ठीक है। समझ आ गई मछली उत्पादन के हिसाब से क्या है। तो तीन चीज थी अपनी, एक तो मछली के लैंडिंग सेंटर देखे थे, उसके अलावा हमने देखा था कृत्रिम मछली उत्पादन देखा था, तीसरा हमने ऊपर देखा था उससे पहले आजीविका मॉडल देखा था। तो इन चीजों के अलावा, तीन चीजों के अलावा आपसे कभी भी मछली हिसाब से जो डिपार्टमेंट है इसके अलावा उनके पास में कुछ नहीं है। अब रहता है फॉरेस्ट्री। तो इन्वायरमेंट वाली मैंने यहाँ पे स्कीम ली नहीं है क्योंकि आने वाली थी नहीं, मुझे लगा नहीं कि वो आ सकती है, क्या बहुत ही आसान सी स्कीम है, कुछ नहीं है उनके अंदर में जो एग्जाम में आने लायक है। फॉरेस्ट्री है, इसलिए हम इसके हिसाब से जो डेटा है वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। ये वाली स्लाइड से आपको हो सकता है कि एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ ही जाएगा इस सिर्फ एक स्लाइड से, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो अगर फॉरेस्ट्री से लेके शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये रहता है। अगर फॉरेस्ट्री से सवाल उठाएगा तो इसी में से उठाएगा। क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? अधिसूचित वन क्षेत्र, ठीक है। अधिसूचित वन क्षेत्र रहता है 82,864 वर्ग किलोमीटर आपका रहता है। अब मैंने उस दिन भी बताया था, आपने देखा होगा कि यहाँ पे नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया लिखा हुआ है। नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि फॉरेस्ट एरिया को नोटिफाई करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कहीं पे वन नहीं भी है तो वहां भी अगर ये बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये एरिया फॉरेस्ट एरिया कहलाएगा, जिसमें आगे हम वन लगाने की हो सकता है वन लगाएं या कुछ टाइम बाद में वन लगाएंगे, अपने आप इसमें घास उग जाएगी, कुछ भी होगा। अगर उसमें फॉरेस्ट नहीं भी है, अगर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि फॉरेस्ट एरिया के अंडर में आएगा तो वो नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया कहलाएगा आपका, ठीक है। उसमें वो सारे रूल रेगुलेशन लागू होंगे जो एक फॉरेस्ट के ऊपर में लागू होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि फॉरेस्ट आपको कवर मिले। दूसरा चीज क्या बताई थी मैंने? फॉरेस्ट कवर बोला था, ठीक है। फॉरेस्ट कवर बोला था। फॉरेस्ट कवर क्या होता है कि जहां पे एक्चुअल में आपके कैनोपी मिलती है। कैनोपी का मीनिंग होता है जब आप पेड़ होता है सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना जो आपने दिखता है पेड़ का, उसको कैनोपी बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो पेड़ों की कैनोपी होती है एक्चुअल में वहां पे जंगल आपको मिलेंगे, वहां पे घने पेड़ होंगे, उसी को फॉरेस्ट कवर बोला जाता है, ठीक है। समझ आ गई? तो इसलिए अधिसूचित वन क्षेत्र क्या है जो सरकार ने नोटिफाई किए हैं, आपको अधिसूचित किए हैं, वो कितने? 32,864 वर्ग किलोमीटर है आपका, 32,864 वर्ग किलोमीटर है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है, ये क्या है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.6% है। कितना है? राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अपने कितना पाया जाता है? हमेशा पूछा गया है, न ये चेंज होता है कभी भी, क्योंकि गणना भी बहुत दिनों बाद की जाती है ये। तो 9.6% है ये आपका राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.6% आपका माना जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? राज्य में वनावरण भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है, ये है फॉरेस्ट कवर। वन आवरण, वन का कितना आवरण है यानी कितनी कैनोपी से हिसाब से हमें वन दिख रहे हैं, तो आपसे वन आवरण पूछ लिया जाए वो रहेगा कितना? 4.87% कितना क्षेत्रफल का। और राज्य के क्षेत्रफल का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल जो अधिसूचित वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है तो वो कितने रहेंगे? 9.6% रहेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब देखो तीसरा ये पॉइंट है, ये आपसे डाटा कभी भी पूछा जा सकता है। 3 तो अपने राष्ट्रीय उद्यान है, ज्योग्राफी में गए थे, करवाए थे। 3 राज्य आपने रहेंगे, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं यहाँ पे? अपने 3 हैं। फिर 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 27 है। कई बोल देते हैं कि 26 है, 26 नहीं है, क्योंकि सरिस्का और सरिस्का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरिस्का ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी अलग अलग है। और यहाँ पे ये भी देखा होगा सरिस्का ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है ना, सबसे छोटा वो ये 3 स्क्वायर किलोमीटर से नीचे कोई नहीं है। सरिस्का ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अलग से बनाई गई, इसलिए यहाँ पे 27 है आपके वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये रहता है आपका। फिर वन्य संरक्षण भंडार जो कंजर्वेशन रिजर्व बोला जाता है यहाँ पे, ये कितने रहेंगे आपके? 18, ठीक है। ये डाटा याद होना चाहिए। हाँ पूछो, क्या हो गया? ये 22 हो गए, सर्वे के अंदर 18 दिया गया। बाकी गवर्नमेंट की साइट पे देख लेंगे अपने जो लेटेस्ट है। अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है फरवरी, उसके अंदर में जो डिटेल दी गई है मैं वही पढ़ा सकता हूं, क्योंकि एग्जाम में जब तक या फिर गवर्नमेंट की साइट पे होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा इसको, हो गया तो ठीक है। लेकिन अभी उसमें मैंने पूरा चेक किया है कि 27 आपके 3 दिए गए, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, 18 आपके संरक्षण भंडार दिए गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2022, अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार वन संरक्षक भंडार या कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, तो प्लीज 18 ही लगाना। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और गवर्नमेंट की साइट पे अपडेटेड है तो आप जा सकते हो, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देंगे वो तो हमेशा डिस्प्यूटेड रहेगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक सर्वे को कभी
मना नहीं कर सकते, कोई भी कोर्ट मना नहीं कर सकता, न आरपीएससी नहीं कर सकती कि जितना गवर्नमेंट का वो है जो सर्वे बता रहा है कि इतने होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर अपडेटेड है बजट के अकॉर्डिंग, बजट में देख लेंगे होगा तो, या गवर्नमेंट की साइट पे अपडेटेड है तो अपने वो याद कर लेंगे, मैं वो देख के बता दूंगा। ठीक है, ये देखो कि आपको 4 जैविक उद्यान है। जैविक उद्यान किसको बोलते हो आप? बायोलॉजिकल पार्क याद रहने चाहिए, चारों के चारों याद कर लो। अपने पास कितने हैं बायोलॉजिकल पार्क है? राजस्थान के अंदर में 4 बायोलॉजिकल पार्क है। कौन कौन से हैं? जयपुर है, जोधपुर है। जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, नीचे जाओगे तो उदयपुर है, कोटा है। जयपुर रहेगा, जोधपुर रहेगा, उदयपुर रहेगा, कोटा रहेगा। यह आपको याद होनी चाहिए। अगर पूछ लिया जाए जैविक उद्यान कितने हैं, संख्या पूछ सकते हैं 4, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि जमीन में कौन जैविक उद्यान में शामिल नहीं है, तो जयपुर दे देंगे, जोधपुर दे देंगे, उदयपुर दे देंगे और कुछ और किसी और का नाम दे देंगे, चित्तौड़गढ़ दे देंगे। तो आपका पास पता होना चाहिए कि 4 है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। ठीक है, ये हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद में एक योजना आई थी जिसपे पिछली बार सवाल आ चुका है, दोबारा भी पूछ सकते हैं, इनका पता नहीं है, प्री में पूछ सकते हैं, मेंस में सवाल आ चुका है। एक आई थी घर घर औषधि आपकी योजना, घर घर औषधि योजना ये आई थी। इसमें कोरोना वगैरह हो गया था तो सब लोगों की हेल्थ बनाने के लिए, देखो स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, हेल्थ बनाने के लिए उन्होंने बोला कि जो इन्वायरमेंट है, क्लोज्ड इन्वायरमेंट होते हैं, या घरों के इन्वायरमेंट है, शहरों के देख लो चाहे कहीं भी देख लो, उनके इतना साफ सुथरा नहीं है। तो हम 1 अगस्त 2021 को, एक तो डेट याद होनी चाहिए, घर घर औषधि योजना कब शुरू करी थी? कोरोना के बाद शुरू करी थी, 1 अगस्त 2021 को, 1 अगस्त 2021 को ये शुरू करी गई थी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, लोगों के लिए। है क्या घर घर औषधि योजना? के औषधीय पौधे हैं उनका संरक्षण और प्रसार को पहली बात तो बढ़ावा देना। इसका ऑब्जेक्टिव अगर पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे एक लाइन में? कि जो भी औषधीय पौधे हैं, हमेशा सबके लिए औषधीय पौधों के संरक्षण करना और उनके प्रसार को बढ़ावा देना, ताकि लोग भी अपने घरों में औषधीय पौधे लगाना शुरू कर दे। अब इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए उन्होंने ये बताने के लिए कि औषधीय पौधे कौन कौन से हैं जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है हमारे लिए, या उनको कैसे आप कहां से ले सकते हो, तो ये है क्या है? इस विभाग की फ्लैगशिप योजना है। इस योजना के तहत तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, याद कर लो चारों के नाम, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, ये चारों औषधीय पौधे हैं। उनके औषधीय पौधे विभागीय नर्सरी के अंदर में उगाए गए थे। और ये पौधे 8 पौधे हैं ना, इन औषधीय पौधों के 8 पौधे, यानी कि हर एक के 2-2, तुलसी के 2 पौधे, गिलोय के 2, अश्वगंधा के 2 और कालमेघ के 2, ये 8 पौधे हर एक परिवार को, राज्य के प्रत्येक परिवार को घर घर वितरित किए गए थे। ठीक है, उस दौरान क्या किया गया था? 21 से लेकर 2022 तक क्या किया? 1 साल के अंदर में उन्होंने बोला था कि लगभग सारे परिवारों को कवर करना है। 8 पौधे हर परिवार को दिए जाएंगे, किसको मिले किसको नहीं ये पता नहीं, लेकिन तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, ये 4 है जो हमारे पास पता होना चाहिए। पहली बात तो कौन कौन से हैं जो इनमें शामिल किए गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, दोबारा आ जाती है, रिपीट हो जाती है ये योजना, तो आपको बताना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रसार को बढ़ावा देना। उसके अंदर में इस योजना के तहत तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा, कालमेघ है। ठीक है, उनके औषधीय पौधे विभागीय नर्सरी में उगाए जाते हैं। इन औषधीय पौधों के 8 पौधे हैं, यानी हर एक के 2-2 पौधे हैं। अभी तक यही कर दो, लेकिन योजना में यह भी पूछा जा सकता है कि तुलसी के उपयोग, मतलब क्या गुण हैं जो आप स्वास्थ्य के अंदर में काम आते हैं, ऐसा पूछा गया था। रीजन ये था पूछने का कि तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के चारों के गवर्नमेंट ने पोस्टर जारी किए थे, हर एक के फायदे के साथ में, क्योंकि हर एक घर में आप 4 पौधे दे रहे हो तो उनके फायदा बताना जरूरी था कि तुलसी के क्या फायदे होते हैं, गिलोय के क्या होते हैं, अश्वगंधा के होते हैं, कालमेघ के क्या फायदे होते हैं। वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे भी चेक करना, वहां पे इनके सारे के फायदे ये लिखे हुए हैं कि तुलसी के क्या है, गिलोय के क्या है, जो गवर्नमेंट ने खुद ने जो पोस्टर जारी किए थे वो एज इट इज डाले गए हैं। तो वहां से भी इसको अभी रिवीजन करके खत्म कर देना। ठीक है, बाकी करंट का है उसमें पूरा करवाया गया है आपको डिटेल में, इन चारों पौधों को भी डिटेल में करवाया गया कि किसके कितने गुण है, क्योंकि ये जनरली एग्जाम में अगर ऐसे कोई योजना है जिसके अंदर में कोई स्पेसिफिक चीज अगर गवर्नमेंट कर रही है तो उसके बारे में डिटेल में वो बताते हैं और वो चीज एग्जाम के अंदर में आपके आएगी। ठीक है, तो समझ गए। अभी 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई। कब शुरू की गई? 1 अगस्त 2021 को। अब चलो आ जाओ आगे कि क्या क्या नया क्या आ रहा है। यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन आ गए, ये इंपॉर्टेंट है। बॉटनिकल गार्डन भी है यहाँ पे स्थापित है कर रहे हैं। बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं? जहाँ पे स्पेसिफिक कोई प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं या फिर पेड़ होते हैं, उनको क्या होते हैं, या तो आप एजुकेशन पर्पज से या आप दिखाने के लिए, संरक्षण करने के पर्पज से उनको वहां पे स्टोर किया जाता है, उनको उगाया जाता है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन। तो यहाँ पे वर्ड फॉरेस्ट्री अर्बोरेटम, अर्बोरेटम भी देख लो। अर्बोरेटम भी क्या होता है? बॉटनिकल गार्डन का एक नाम होता है। वर्ड फॉरेस्ट अर्बोरेटम कहां पे है? जालाना डुंगरी, जयपुर के अंदर में। एक तो अपना कहां पे है? जयपुर के अंदर में है। अब जो स्थापित और करने वाले हैं उनकी तर्ज पे जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर के अंदर में भी बॉटनिकल गार्डन स्थापित करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप याद कर लो वर्ड फॉरेस्ट अर्बोरेटम है वो कहां पे है। ये देखो
वर्ल्ड फॉरेस्ट्री आर्बोरेटम है वो कहाँ पे है, वो झालाना डूंगरी है, यहीं पे है 10 किलोमीटर दूर। आप इसी रोड पे सीधा जाओगे तो झालाना डूंगरी आएगी, वहां पे जयपुर के अंदर में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री आर्बोरेटम है, जहाँ पे आपको बाद में ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, अब सिलेक्शन हो जाएगा तो आधे लोगों को वहाँ पे करवाई जाती है झालाना में, तो वहाँ पे आपको बॉटनिकल गार्डन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा से बोल दिया जाए तो कहाँ पे है, जोधपुर में, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर के अंदर में इनको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन। उसके बाद जो लास्ट है, जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लव कुश वाटिका। एक साथ पूछ लिया जाए तो सब लिखना है आपको, बॉटनिकल गार्डन स्थापित करवानी है, जितना भी डिटेल है वो फॉरेस्ट एरिया भी बताना पड़ेगा आपको, ये भी बताना पड़ेगा कि वर्ल्ड फॉरेस्ट आर्बोरेटम कहाँ पे है, उसके अलावा कहाँ कहाँ बॉटनिकल गार्डन स्थापित कर रहे हैं, फिर लव कुश वाटिका कर रहे हैं, ये पूछ लिया जाए कि फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। ठीक है, आज के टाइम पे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। लव कुश वाटिका देखो, राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रत्येक जिले में 2 करोड़ रुपए लगा करके एक लव कुश वाटिका बनाई जा रही है, पेड़ पौधों से बनी हुई वाटिका बनाई जा रही है, जहां पे नॉर्मल जो पार्क में होता है वो सब कुछ करवाया जाएगा वहां पे। ठीक है, जो नॉर्मल पार्क है उस तरह से उसको सजाया जाएगा, एक के ऊपर में 2 करोड़ रुपए लगा के एक जिले के अंदर में, इसलिए कितने हैं, 33 जिले हैं तो 66 करोड़ का जो बजट है वो गवर्नमेंट ने घोषित किया है कि हर एक के अंदर में 2-2 करोड़ रुपए हैं, 1-1 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन भी कर दिए गए हैं कि पहले स्टार्ट तो करो। ठीक है, इसमें क्या होगा, वही सेम चीज, मनोरंजन गतिविधियां हो गई, पैदल ट्रैक जो होते हैं वो आपको मिल जाएगा, जल निकाय हो गए, पक्षियों को देखने की यहाँ पे सुविधा, थोड़े से एक्स्ट्रा ले आएंगे, पार्क में होता नहीं है लेकिन वहां पे थोड़ी झील बना देंगे जहाँ पे पक्षी भी ले आएंगे वहां पे, और बेंच वगैरह हो गई आगंतुकों के लिए उपलब्ध रहेगी जो भी पार्क होगा। यानी कि एक बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक पार्क बनाना है जिसका नाम क्या दे दिया यहाँ पे, लव कुश वाटिका। इतना याद रखना कि 2 करोड़ लगा के हर जिले के अंदर लव कुश वाटिका लगाई जाएगी और इसके अंदर में वो सारी चीजें लिख देना जो आप पार्क में देखने में मिलती है। ठीक है, हो गए। अब देखेंगे कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या क्या करती है जो आपके कृषि के लिए, इसके अंदर में भी डायरेक्ट बहुत सारी योजनाएं। तो कोऑपरेटिव क्या करती है, मैं सीधा योजना बता रहा हूं आपको कि सहकारी समिति क्या क्या करती है, अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो सारी लिख देना। एक तो पहला, सबसे पहला क्या करती है, अल्पकालीन कृषि ऋण देना, यानी 0% ब्याज दर पर आपको कृषि ऋण उपलब्ध करवाना। अल्पकालीन कृषि ऋण थोड़े टाइम के लिए अगर आपको चाहिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो आपको कृषि ऋण वो भी 0% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, दूसरा है राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, छोटे और सीमांत किसानों के लिए 2 लाख तक के सभी अल्पावधि फसली ऋणों को माफ करना। हमने देखा था, सेगमेंट देखे थे, 5 तरीके के थे, उसमें सबसे शुरू कहां से हो रहा था, सबसे सीमांत किसान हो रहे थे, फिर आपके लघु हो रहे थे, छोटे किसान हो रहे थे, उनके लिए क्या हो रहा है, 2 लाख तक के होना। 500 के 500 नाम बताना कौन कौन से थे, सबसे पहले सीमांत, उसके बाद लघु, फिर मध्यम, और इनके क्या क्या कितने कितने हेक्टेयर होने चाहिए। सीमांत किसान क्या है, लास्ट तक काम आएगा आपके इंटरव्यू तक में, सीमांत किसान किसको बोलते हो, हाँ वो चाहिए आपका। ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन अब मुझे बताओ हेक्टेयर के हिसाब से सीमांत किसान किसको बोलोगे, 1 हेक्टेयर से कम रहेगा। दूसरा 1 से 2, 1 से हो गया ना, तो अब आगे 1 से 2 लेके जाओ लघु को। उसके बाद में क्या आता है, 2 से 4, फिर आएगा 4 से 10। ठीक है, और जो लार्ज जो किसान बोले जाते हैं, जिनके पास खूब भूमि है, उनको 10 हेक्टेयर से ऊपर वाले बोले जाते हैं। इनको साथ साथ में करते रहा करो रिवीजन। ठीक है, तो अब कृषक जो ऋण माफी है किसके लिए की जाएगी, जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ा, आपको पता होना चाहिए। कृषक ऋण माफी यानी कि जो सीमांत किसान है, छोटे किसान, सबसे नीचे वाला तबका ले लिया, 1 से कम वाले, 1 से 2 हेक्टेयर वाले जो किसान है, उनको 2 लाख तक के जो ऋण है वो माफ कर दिए जाएंगे। सारे तो कर नहीं सकते, गवर्नमेंट भी कितना करेगी, लेकिन अगर 2 लाख तक के ज्यादा से ज्यादा उनको इतना ही दिया जाता है, अगर 1-2 हेक्टेयर से कम है तो 2 लाख तक के ऋण आपको माफ कर दिए जाएंगे। तो ये हो गया आप कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले। अल्पावधि फसली ऋण माफ कर दिया। पीएम किसान पोर्टल, अब ये देखो किसके लिए, ये किसानों की सुविधा के लिए है कि पीएम किसान सम्मान निधि जो आती है योजना का लाभ लेके राज्य के किसानों को लाभान्वित करने में राजस्थान शीर्ष राज्य बन गया है यहाँ पे। और यह पीएम किसान सम्मान निधि आती है, जैसे कोई भी अगर किसानों के लिए कुछ भी आता है, फंड आता है, तो आप पीएम किसान पोर्टल से आप डायरेक्ट देख सकते हो, वहां पे किसान रजिस्टर करवा के अपनी सारी योजनाओं का लाभ ले सकता है। तो ये किसानों के लिए बना दिया गया पोर्टल। आपको पता है ये पोर्टल क्या होता है, ठीक है, एक पीएम किसान पोर्टल हो जाएगा। अब देखो राज्य एक उसके साथ में क्या है, पीएम किसान पोर्टल तो हो गया। पीएम किसान पोर्टल नाम से पता लग गया होगा किसका है, सेंटर का है पीएम किसान पोर्टल। हमने क्या किया, राज्य सहकार पोर्टल खोल दिया। ठीक है, राज्य सहकार पोर्टल में सहकारी से जो है सहकारिता विभाग जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी जितनी भी योजनाएं हैं, जिसमें सिर्फ योजनाओं का नाम है और कुछ नहीं है, समझाने के हिसाब से कि विभिन्न योजनाएं, जैसे अल्पावधि फसल ऋण आवेदन हो गया, न्यूनतम आपको समर्थन मूल्य कितना मिल रहा है, ठीक है, किस आधार पे मिल रहा है, उसके लिए आवेदन करना है या ऑनलाइन भुगतान करना है, सोसाइटी में पंजीकरण करवाना है आपको,
ठीक है। उसके हिसाब से गैर सरकारी संगठन के लिए एक एकीकृत मंच जैसे राज्य सहकार पोर्टल है उसकी शुरुआत करिए। यहाँ पे जैसे खेल संघ पंजीकरण हो गया, सहकारी संस्थाओं की चुनाव प्रणाली, कोर्ट केस की स्थिति, ऑडिट रिपोर्ट, फसल का ऋण हो गया, ऋण माफी की स्थिति होगी, गवर्नमेंट ने बोल दिया ऋण माफी कर देंगे, तो किसान कहाँ पे जाके चेक कर सकता है कि मेरे कितना ऋण माफ होगा, मेरे को कब माफ होगा, या फिर मेरे पास कोई अगर पैसा आने वाला है, सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो कितनी आ रही है और कब तक आ रही है। वो सारी योजनाएं जो राजस्थान में, वो राजस्थान की अगर सहकारिता विभाग की है तो कहां पे मिलेगी आपको, राज्य सहकार पोर्टल पे। तो राज्य सहकार पोर्टल आ जाए तो ऐसे देखना मत कि क्या पता नहीं क्या आ गया, राज्य सहकार पोर्टल सहकारिता विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए एक पोर्टल किया गया जिसको नाम क्या है, राज्य सहकार पोर्टल है। ठीक है, समझ गए, पीएम किसान पोर्टल, राज्य सहकार पोर्टल। अब आ जाओ ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बता चुका, फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी, बताया था खरीफ में, ये तो कर चुके हैं हम। जिसके तहत सूचीबद्ध क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसानों की फसलों का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाता है। प्रीमियम बताया था मैंने, बीमा करोगे तो प्रीमियम देना पड़ेगा, तो कैसे कितना रहेगा प्रीमियम इसका, याद है ना सबको, ठीक है 1.5% होगा ना, 1.5 है ना, 2, 1.5 और 5%, ठीक है इतना रहेगा ना आपका। ये देखो स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के तहत गैर कृषि गतिविधियों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 50,000 रुपए की ऋण राशि की जाएगी। अब मान लो कृषि कर रहे हो तो जरूरी नहीं ना सारा पैसा आप कृषि में लगा रहे हो, गैर कृषि गतिविधियां भी साथ साथ में आप कर सकते हो, तो कृषि के साथ में कुछ और कर सको, आप गैर कृषि गतिविधियां भी कर सको, उसके सपोर्ट के लिए क्या किया जाएगा कि खुद का स्वरोजगार बढ़ा सको, इसके लिए क्रेडिट कार्ड, यानी कि नॉर्मल सी बात है, क्रेडिट कार्ड ये या लोन के लिए यूज किया जाता है, तो आप 5 सालों की अवधि के लिए 50,000 रुपए का आपको लोन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। 5 सालों के लिए 50,000 रुपए की ऋण राशि दी जाएगी, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। पर ये कृषि से संबंधित नहीं है, कृषि के अलावा अन्य कोई भी गतिविधि आप करना चाहो तो उसके लिए आपको पैसा मिल जाएगा ताकि आप स्वरोजगार ले सको। महिला विकास ऋण योजना, अब महिलाओं को भी तो ऋण देंगे, कभी एक योजना तो आनी थी इनके लिए, तो इस योजना के तहत महिलाओं को कृषि भूमि की गारंटी के बिना, केवल 2 व्यक्तियों की गारंटी पर बिना गैर कृषि उद्देश्यों और डेयरी व्यवसाय के लिए भूमि विकास बैंक द्वारा 50,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। कितनी अच्छी बात है, देखो एक तो आपको क्या है, बाकी किसी के अंदर में भी होगा तो आपको जमीन कोलेटरल के तौर पर रखनी पड़ेगी, तभी आपको बैंक कर्जा देगा, बैंक कभी भी आपको फ्री में कर्जा नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। महिलाओं के लिए महिला विकास ऋण योजना के लिए क्या किया जाता है, बिकॉज लैंड होल्डिंग कम है, महिलाओं के नाम पे जमीन होती नहीं है, तो आप क्या रखोगे, इसके लिए उसको हटाने के लिए कृषि भूमि की गारंटी आपको नहीं रखनी है, वो हटा दी, लेकिन सिर्फ 2 व्यक्ति है उनकी गारंटी पे आपको दे देंगे, 2 लोगों के साइन करवाएंगे कि कोई भी 2 अपने भरोसेमंद बंदे ले आओ जो बोल सके कि अगर ये नहीं कर पाए तो हम इनको इनके तरफ से हम पैसा दे देंगे। अगर वो गारंटी देते हैं तो उस पे गैर कृषि उद्देश्यों के लिए, जैसे कि डेयरी व्यवसाय हो गया, एक तरीके से बता रहे हैं, जैसे ज्यादातर डेयरी के अंदर में काम करते हैं महिलाएं, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित काम है, तो डेयरी व्यवसाय के लिए और बिना गैर कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि विकास बैंक है जो आपके 50,000 रुपए तक का आपको ऋण उपलब्ध करवाएगा। तो महिलाओं के लिए ऋण हो गया, एक ही आई स्कीम याद कर लेना, बिना कृषि की गारंटी, भूमि की गारंटी के 2 व्यक्तियों की गारंटी पर डेयरी व्यवसाय के लिए और गैर कृषि उद्देश्यों के लिए 50,000 रुपए का ऋण आपको दिया जाएगा। समझ में आ गई सारी स्कीम्स। सहकारी किसान कल्याण योजना, किसानों की कृषि ऋण आवश्यकताओं के साथ साथ फसली ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। कृषि की ऋण मिलेंगे, उसके साथ हर फसल के हिसाब से भी ऋण लेना आपको, तो उसके लिए एक योजना है सहकारी किसान कल्याण योजना। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कलेक्टिवली पूछ लिया जाए तब लिखने के काम आएगी, नाम लिख देना। ब्याज अनुदान, ब्याज अनुदान आपको पता है कि हर बार आपको इंटरेस्ट फ्री किया जाता है, जितना भी इंटरेस्ट फ्री है उसके अलावा पैसा जो दे दो। बजट घोषणा 22-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्य के किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण पर 0% ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ब्याज नहीं लिया जाएगा, जितना पैसा लिया है उतना वापस कर देना, ब्याज का अनुदान दे दिया जाएगा। ठीक है, कृषि उपज प्रतिज्ञा ऋण योजना, किसानों को कृषि उपज गिरवी रख के 3% की दर से ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब आपके पास में दूसरा क्या रह रहा है, जमीन को गिरवी करके तो आप कर ही रहे हो, जितनी उपज है उसको आप गिरवी रख के भी आपको यहाँ पे 3% की दर से आपको ऋण का उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं कृषि उपज प्रतिज्ञा ऋण योजना। ठीक है, समझ गए आप, क्या रहेगा कि कृषि जितनी उपज हुई है उसको भी आप रख के गवर्नमेंट के पास में कि कितनी उपज है मैं तभी बेचूंगा जब वापस ऋण दे दूंगा, इसके आधार पर मुझे ऋण चाहिए, 3% की ब्याज दर के हिसाब से आपको ऋण उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए आप इसको। तो सहकारिता की जितनी भी योजना मैंने बताई है ये सभी काम आई जब आपको बोल दिया जाए कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इसके अंदर में क्या कर रहा है, सहकारिता विभाग की कौन सी योजना है जो कृषि को लाभान्वित कर रही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप ये लिख देना, आपका ऋण हो गया, राजस्थान कृषि माफी योजना होगी, पीएम किसान पोर्टल हो गया, राज्य सहकार पोर्टल हो गया आपका। ठीक है, ये रहा। उसके अलावा देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इसी के अंदर में लिखनी है आपको, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना भी लिखनी है। ठीक है, स्वरोजगार के लिए आपको 5 सालों के लिए 50,000 रुपए दे रहे हैं। उसके अलावा महिला विकास ऋण योजना, बिना किसी कृषि के 2 व्यक्तियों की गारंटी पे आपको 50,000 रुपए का ऋण मिल रहा है। ठीक है,
फिर सहकारी किसान कल्याण योजना होगी, ब्याज का अनुदान दे रहे हैं, कृषि उपज तिज्ञा होगी। और अब ये एक लाइन है जो याद कर लो, कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि शहरी जो सहकारी बैंक है वो कितने हैं, वो आपके 37 है। यहां पे देखोगे तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनको बोला जाता है यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, वो कितने हैं देश के अंदर में। जैसे कि ये थे ना 24 जिला दुग्ध उत्पादक संघ किए थे हमने, कितने हैं 24 है, उसी हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है मिलाने के हिसाब से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कितने हैं। शहरी जो आपके सहकारी बैंक है वो कितने हैं, वो है 37। ठीक है 37 है। आज के हमारी वो हो गई कंप्लीट सहकारी आवास योजना। ठीक है, ये भी देख लेते हैं सहकारी आवास योजना क्या दी गई है। सहकारी आवास योजना ये है कि आवास समिति होगी या प्राथमिक कृषि साख समिति होगी, उनके सदस्यों को, जैसे आवास समितियां हैं बहुत सारी बनाते हैं, उनके जो सदस्य हैं उनको घर उपलब्ध करवाने के लिए क्या करते हैं, आवास के निर्माण के लिए व्यक्तिगत तौर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पे मकान की जैसे निर्माण खरीद हो गया विस्तार के लिए 15 सालों के दीर्घकालीन ऋण का मतलब बहुत ज्यादा दिन बाद में देना है, 15 साल की अवधि देते हैं, वापस देने के लिए 20 लाख रुपए का इसमें ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। किनको करवाया जाता है, आवासीय समितियां या प्राथमिक जो कृषि साख समितियां होती है जिनको पैक्स बोलते हैं। ठीक है, उनके जो सदस्य होते हैं, अगर उन समितियों के आप सदस्य हो तो आपको दीर्घकालीन अवधि के लिए यानी 15 सालों की अवधि के लिए घर निर्माण के लिए आपको 20 लाख रुपए का ऋण गवर्नमेंट देती है। ये सहकारी आवास योजना है, यहां भी बहुत सारी चलती है, जयपुर के अंदर में भी आप देख लोगे कई दिनों बाद। ठीक है, तो सहकारी आवास योजना है, यहाँ पे जो है आवास समितियों के सदस्यों को 15 साल की अवधि के लिए 20 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। ठीक है, और महिला सहकारी समितियों का गठन किया गया, कितनी है 6087 है। एक ये डाटा है जो आप याद कर लेना, क्या पता कभी पूछ ले, 6087 क्या है, महिला सहकारी समिति है। यहाँ पे अलग से करते हैं ना, पर महिलाओं की कितनी समितियां, तो महिलाओं की सहकारी समितियां कितनी है, महिला सहकारी समिति 6087 महिला सहकारी समिति कितनी है 6087 है। याद कर लेना इसको, बाद में क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो ये जो है एग्रीकल्चर वाला पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। जो वाटर डेवलपमेंट के अलावा वो बाद में आराम से क्लियर करेंगे, कल हो सकता है औद्योगिक वाला शुरू कर दें। उससे पहले जितना भी आया इसके अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में, उसके ऊपर में कुछ सवाल है, शायद आपको लगभग याद होने चाहिए, वो देख लेते हैं। ठीक है, आर्थिक समीक्षा ऐसे आएंगे सवाल, आपको आइडिया भी आ जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। ये तो पूरा ही पता होगा, रटा हुआ होगा, 52.34% है। जैसे 50 है, 55 भी है, देखो यहाँ पे 45 भी है, लेकिन इतना नजदीक भी नहीं होगा, इतना दूर भी नहीं होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछा जाएगा कि इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार क्या दिया गया आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, किस करेगा, पशुधन करेगा, वो 46.4%। और जो कृषि का रहेगा, देखो दूसरा ये भी दिया, फसल भी दिया, वानिकी भी दिया, मत्स्य दिया, इतना ही है, इसका फसल का कितना रहेगा 46 रहेगा। ठीक है, अब आ गया तीसरा क्वेश्चन, 22-23 के अनुसार भू उपयोग सांख्यिकी में सर्वाधिक भूमि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल निम्नलिखित में किसका है। ये देखो किसमें किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, बंजर, चरागाह, उत्सर एवं कृषि अयोग्य भूमि और वानिकी। और सबका बताओ भी मुझे कितना रहेगा। बंजर भूमि का रहेगा सबसे ज्यादा से। ठीक है, 10% है लगभग। चरागाह भूमि, ठीक है, उत्सर एवं कृषि अयोग्य भूमि, वानिकी का 8.08, इसका 6.4 है, ऐसा कुछ है। चरागाह भूमि का है ना, मुझे पता था, सब भूल रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा रिवीजन कर लो इसका। ठीक है, देखो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल सबको पता है, याद है, 52.3% है। बंजर भूमि 10.8% है। वानिकी 8.8% रहेगा आपका। उत्सर कृषि अयोग्य भूमि 6.91% है, ये रही। ठीक है, चरागाह भूमि 4.86% है, ये रही। और 10 क्या बोल रहे हो, नहीं सारे नहीं करने। देखो ये बात है कि यहां पे आपने ये देख लिया, उसके अलावा 4 आप करोगे तो आप उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पूछा गया। ये भी दिया जा सकता है कि क्योंकि उन्होंने देखो क्वेश्चन वहां खत्म हो गया था, नीचे वाले याद नहीं करने हैं, लेकिन अगर याद हो रहे तो कर लो। क्वेश्चन ये है कि इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 10.8% है बंजर, इसलिए इनमें से कोई सा भी 4 उठा के वो दे देंगे और बोलेंगे इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है। जरूरी नहीं ये वाला शामिल करें, ये वाला शामिल करें, लेकिन ये है कि अगर बंजर भी नहीं देते हैं आपके तो पहले 4 तो आपको करने ही पड़ेंगे, उससे आपका सवाल हो जाएगा। 4 ही तो है आपके बचे हुए। सबसे पहला क्या है, बंजर भूमि है, उसके बाद आपका जो आएगा तो वानिकी में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। आपको नीचे से कोई भी है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पूछ ले, सबसे कम का पूछ ले अगर, तो अब क्या करेंगे, तो हमें तो करना ही पड़ेगा वो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जा चुका है कि कितना रहेगा, है ना। उस हिसाब से ये क्या है, 4.89% जो है सबसे आपको कम दिख रहा है, ये क्या है
चालू पड़त है। ठीक है, तो इससे आपका सवाल हो जाएगा। वानिकी 8.08 है, 10.8 आपका रहेगा बंजर भूमि। ठीक है, राज्य कृषि गणना 15-16 हुई थी, अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोत मैंने बताई थी आपको, संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11.14 की 11.14 की वृद्धि हुई है भूमि जोत में, कुल के अंदर में कितने प्रतिशत की हुई है। ठीक है, और आपको बता दीजिए एवरेज कितनी रहेगी? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद पूछता हूं। आर्थिक समीक्षा 2022 में ये दो कथन देखने हैं आपको, दिमाग लगा करो। राज्य में कुल जोतों की संख्या 50% से अधिक लघु एवं सीमांत जोतों की संख्या है। सही है ये कथन या गलत है? सही है। क्या बोला है कि कुल जोत है उनकी संख्या में 50% से अधिक है जो लघु और सीमांत जोत आते हैं। बिकॉज हमें पता है कि 40 पॉइंट वो रहेगा कुछ आपका 1%, ठीक है, और दूसरा 21.9 है, तो दोनों को मिलाओगे लगभग हो जाएगा आपका 60%। ठीक है, 61% हो जाएगा लगभग। तो यहाँ पे बोला गया 50 से अधिक है क्या लघु सीमांत, तो इतना ही याद करना है। ठीक है, हो गया। राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है, जो वर्ष 2011 की 10-11 की तुलना में 11.07 की कमी दर्शाता है। सही है स्टेटमेंट? सही है, क्योंकि 11.07 की ये सीधे किमी पूछ सकते हैं, ये वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है आपका, कितने प्रतिशत की कमी हुई है 11.07, जैसे 11.14 वाला आ सकता है वैसे ये भी आ सकता है। और औसत आकार आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली 2.73 हेक्टेयर आपका। ठीक है, तो दोनों कथन इसमें सही रहेगा। 22-23 के अनुसार कृषि गणना 15-16 के अनुसार महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 7.75। और इस पहले कितनी थी? 5.46 लाख थी, और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? गन्ना उत्पादन है 32, तो वृद्धि में कितना? मेरे हिसाब से ये 41.9% होना चाहिए। 94, 41.94, आगे वाला भी नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, 41.9% आपको याद रह जाएगा तो वो भी काम हो जाएगा। तो 5.46 लाख थे, उसमें 41.9% की वृद्धि हुई है, अभी 7.75 लाख हो गया है। इंपॉर्टेंट यही है, सारे क्वेश्चन में आपके रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए, राज्य में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन रबी सीजन के खाद्यान्न की तुलना में अधिक होता है। दूसरा ये बोल रहे 2021, ये 2022-23 होगा, टाइपिंग मिस्टेक। 2022-23 में खरीफ खाद्यान्न की तुलना में रबी सीजन में खाद्यान्न उत्पादन में ज्यादा कमी रही है। आराम से पढ़ो, बताओ मुझे। राज्य में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन रबी सीजन में खाद्यान्न की तुलना में अधिक होता है क्या? पहला तो ये है। दूसरा ये है कि वर्ष 2022-23 में खरीफ खाद्यान्न की तुलना में रबी सीजन में खाद्यान्न उत्पादन में ज्यादा कमी रही है। कौन सा सही है, कौन सा गलत? पहला गलत है, रबी का ज्यादा है। बिल्कुल सही है। खरीफ का उत्पादन अपने होता है खाद्यान्न में 98 यानी 97.9 है, तो मैं उसको 98 याद कर लो सीधा। रबी का कितना होता है? 156 होता है। हो गया। टोटल कितना खाद्यान्न उत्पादन होता है अपना, याद कर लो। हाँ, 253.9, जो 97.9 थे वो 253.9 है, टोटल याद करोगे 254 लाख है। इतना तो क्लियर है। अब बोलो दूसरा स्टेटमेंट है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, और ठीक है, हाँ, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ये क्या बोल रहा है? खरीफ खाद्यान्न की तुलना में रबी सीजन में खाद्यान्न उत्पादन में ज्यादा कमी रही है, वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि दोनों के अंदर में पहली बात तो वृद्धि हुई है। ये बोलते कि खरीफ खाद्यान्न की तुलना में रबी सीजन के अंदर में वृद्धि दर कम रही है, तब तो ये सही होता। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट। खरीफ के अंदर में चाहिए 98 ही रहा है, लेकिन वृद्धि 14% की हुई है लगभग, और 156 है, ये ज्यादा है, लेकिन इसमें वृद्धि जो है वो लगभग 7% की रही है। इतना याद कर लोगे तो भी सफिशियंट है। 14% की हुई है खरीफ के अंदर में, और रबी के अंदर में 7%, तो उससे आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया कैसे क्वेश्चन आएंगे? ज्यादा डाटाबेस नहीं है, लेकिन थोड़ा अपने दिमाग में डाटा होना चाहिए, उसी से क्वेश्चन हो पाएंगे। ये देखो, तिलहन के अंतर्गत खरीफ फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी शामिल है। रबी फसलों में राई, सरसों, तारामीरा एवं अलसी शामिल है। दोनों कथन बताओ। दोनों सही है? सही है, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। याद कर लेना, खरीफ में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी है, और रबी में बोलोगे तो राई, सरसों, तारामीरा, अलसी है। चलो अब दोबारा बता दो कि तिलहन है जो खरीफ वाले हैं, उनके अंदर में वृद्धि हुई है, कमी आई है उत्पादन में, उनमें वृद्धि। ये पीछे वाला सवाल इस पे भी बना सकते हैं अपने। तो बताओ तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, खरीफ वाले में या रबी वाले में? तिलहन के अंदर में, खरीफ वालों के अंदर में तो वृद्धि हुई है, और जो रबी वाले हैं उनमें कमी आई है, इसलिए ये सवाल पूछ सकते हैं।
उत्पादन में। सिंपल याद कर लो, कितना प्रतिशत भूल जाओ, सिंपल ये याद कर लो कि जो खरीफ के अंतर्गत खरीफ फसलों में जो तिलहन आती है उसके उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, और जो रबी के अंदर में जो तिलहन आते हैं उनके उत्पादन में अपने कमी आई है। ठीक है, जो पिछला वाला सवाल था उसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है इसके अकॉर्डिंग में। ठीक है, समझ आ गया सिंपल। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आजीविका मॉडल योजना में कौन सा जिला शामिल नहीं है? अभी आज ही करके आए हैं अपने, बस ऐसे हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर के जो डैम थे तीनों के याद, पहले तो नाम याद होना चाहिए उनका, और तीसरा इस तरीके से भी याद होना चाहिए कौन कौन है, तो ये पूछ सकते हैं आजीविका मॉडल, है ना, सिंपल सा है। ये मत्स्य व्यवसाय आदिवासी मछुआरों को उठाने तो महत्वाकांक्षी योजना आजीविका मॉडल जो शून्य राजस्व मॉडल है, राज्य के 3 जलाशय जयसमंद, उदयपुर, माई बजाज सागर बांसवाड़ा एवं कडाना बैंक डूंगरपुर में आरंभ की गई है। तो अगर सिर्फ 2 नंबर में आ जाए ना तो सिवाय इस हिसाब से आपको लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ऐसे शुरू करना है कि मत्स्य विभाग द्वारा किसकी है, मत्स्य विभाग की है, किसके लिए है, आदिवासी मछुआरों के है, उत्थान के लिए बनाई गई है। महत्वाकांक्षी योजना है आजीविका मॉडल जो है क्या, शून्य राजस्व मॉडल है, यानी कि राज्य के 3 जलाशयों जयसमंद, उदयपुर, माई बजाज सागर बांसवाड़ा, कडाना बैंक डूंगरपुर में आरंभ की गई है। उसके बाद आपको पास स्पेस बचे या जगह हो या आपको लगे कि टाइम है तो आप बता सकते हो शून्य राजस्व मॉडल क्या है, वो एक लाइन और भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना तो जरूर लिखना है। बाकी इसको एक्सप्लेन नहीं भी करोगे तो उनको समझ आ जाएगा शून्य राजस्व मॉडल क्या होता है, वो टीचर है उसको आराम से पता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर आपके पूरे कंप्लीट होते हैं अगर आपसे पूछा जाए। उसके अलावा केज कल्चर रिवीजन करवा देता हूँ, कहाँ पे, माई बजाज सागर बांसवाड़ा के अंदर में पूछा जाएगा, डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन आएगा। सजावटी मछली परियोजना पूछ लिया जाए तो बिसलपुर है आपका बांध टोंक के अंदर में। ठीक है, कौन बोल रहा, मच्छी लैंडिंग सेंटर है ना वो सारे के सारे, हाँ लैंडिंग सेंटर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने डिवीजन नहीं करवाया। मच्छी लैंडिंग सेंटर है 5 है राजस्थान के अंदर में, हर राज्य के अंदर में मछली लैंडिंग सेंटर बनाए जाएंगे जहां जहां पे अपने को लगता है कि मच्छी का उत्पादन होता है। मछली का उत्पादन तो चलो अलग चीज है, मछली का उत्पादन हो गया उसके बाद क्या करोगे, मछलियों को उनको प्रिजर्व करना पड़ता है कोल्ड स्टोरेज के अंदर में, जब तक मार्केट के अंदर में नहीं लेके आओगे उनकी पूरी सप्लाई चेन है जो कोल्ड स्टोरेज है वो व्यवस्था बनानी पड़ती है। कहां पे लेके जाओगे मछली, आप उनको मछुआरों को बोल दिया ये मत्स्य संपदा योजना में, आदिवासी मछुआरे गए वो पकड़ के ले आए, उनको आपने पैसे दे दिया, अब उन मछलियों का क्या करोगे, उनको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा आपको, तो आप क्या करोगे, ऐसा नहीं है मछली उत्पादन 1-2 किलो है आप ले जाओगे, वो तो टनों में होती है मछलियां उत्पादन एक साथ में। अब उनको ले गए तो आप किसी सेंटर में ले जाके उनको प्रिजर्व करते हो, जब तक उनकी मार्केटिंग करते हो, उनको पैकेजिंग होती है प्रॉपर तरीके से, प्रोसेसिंग की जाती है मछलियों की। ऐसा नहीं है कि आपने रख दिया नहीं तो सड़ जाएगी, उनका प्रोसेसिंग किया जाता है सॉल्टी वाटर के अंदर में, मान लो कोई भी उनका रसायन होता है उसमें रखा जाता है उनको, उनके बाद उनके निकाला जाता है, उनको साफ किया जाता है, फिर उनकी पैकेजिंग की जाती है, फिर उनके बाद में कोल्ड स्टोरेज है जो सप्लाई चेन है उसके थ्रू उनको पहुंचाया जाता है मार्केट तक। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, लैंडिंग सेंटर। जितने लैंडिंग सेंटर आपके पास नहीं होंगे तो मत्स्य उत्पादन कितने बढ़ा दो आपकी वो खराब हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लैंडिंग सेंटर भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो राजस्थान के अंदर में कितने लैंडिंग सेंटर है, 5 है आपने, ठीक है, उनके याद रहे कर लेना, नहीं तो 5 तो याद करनी है कि कितने, ठीक है। उसके हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मत्स्य उत्पादन है, केज कल्चर योजना पूछी जाती है, सजावटी मछली परियोजना आपसे पूछी जाती है। समझ में आ गई पूरी बात। किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, ये बताओ। सोच लो आराम से। फसलों के उत्पादन में देखा था कितनी फसलों के उत्पादन में पहला स्थान है, दूसरा स्थान कितनी फसलों में, 2 में, और तीसरा स्थान कितने में, 3 में है। तो मतलब एक फसल है इनमें जिनमें जिसका स्थान जो है दूसरा रहेगा। कौन सी फसल है, जो बड़ी बड़ी चीजें बताई ना सिर्फ उनका रिवीजन कर लो एग्जाम में, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। कुल दलहन है इसका है, इसमें अपना कितना स्थान है, दूसरा स्थान है, इसमें अपना सेकंड पोजीशन आती है, ठीक है। तो याद रखा करो सेकंड कितने हैं, 5, 1, 2, 3 दिन अभी रिवाइज कर लोगे तो बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बाद में इतना ही जोर आएगा आपको रिवीजन करने में, हिसाब से आता है आपको पूरा रट्टा ही लगाना पड़ेगा, फिर आप भूल जाओगे 5 कैसे याद करूं, 2 कैसे याद करूं, 3 कैसे याद करूं। अभी याद कर लो तीसरा चना, ज्वार और सोयाबीन, ये तीनों है, इनमें कितना स्थान है इसका, राजस्थान का तीसरा स्थान है। आपको तो पहला दूसरा तीसरा तक याद करना है ना, बाई चांस पूछ ले तो, लेकिन ये तो बेसिक याद होना ही चाहिए कि कौन कौन सी फसलें तीसरे में आ रही है, दूसरे में आ रही है। चना, ज्वार, सोयाबीन में तीसरे में आ रही है, कुल दलहन के अंदर सबसे सेकंड में आ रही है। 5 ऐसी है जिनके अंदर हमें फर्स्ट पोजीशन पे, वो भी प्रॉपर याद होना चाहिए आपको, उनका सेकंड पोजीशन याद होना चाहिए, सेकंड वाले के अंदर में और थर्ड वाले के अंदर में वो 5 ऐसे हैं जिनका पहला दूसरा तीसरा तीनों याद होने चाहिए, ठीक है। राजस्थान में कृषि बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक बजट का आवंटन किया गया है। देखो सबसे बड़े वाले छोड़ देंगे, वो कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि सबको पता है कि सब्सिडी दी गई है, उसके बाद में आपको लोन दिया गया है। उसके बाद में जब शुरू होता है कि किसको, यहाँ पे जो 4 दिए गए हैं इसमें किससे सबसे अधिक बजट का आवंटन किया गया, ये पूछा जाएगा। बताओ
बहुत आसान सा सवाल है। राजस्थान में जो कृषि बजट आया पहली बार सेपरेट तरीके से इसको पेश किया गया, बताया था मैंने। उसके अंदर में बजट का सिर्फ आवंटन देखना है कि किसको कितना दिया गया, कितना प्रतिशत दिया गया, सिर्फ मोटा मोटा ये देखना है कि लाइन वाइज तरीके से पता होना चाहिए किसको सबसे ज्यादा दिया गया, किसको सबसे कम। सबसे ज्यादा दिया गया वो बता चुका हूँ, सबसे कम मैं बता चुका हूँ, रोज बताता हूँ कि जो कौशल निर्माण है, जो स्किल डेवलपमेंट है, उसमें दिया जाता है आपका। हर एक योजना में शामिल करते हैं, लेकिन 1.25% से ज्यादा टोटल में नहीं दिया गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट दिए गए वो उनमें से सबसे अधिक आवंटन किस में दिया गया, ऐसे पूछा जाएगा। बताओ किसमें है? आधारभूत संरचना विकास में है, जोखिम प्रबंध में है, सामाजिक सुरक्षा, कृषि विपणन, इन चारों में से बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा आवंटन दिए गए। सबसे नीचे वाला छोड़ दिया मैंने, सबसे ऊपर वाले 2 छोड़ दिए। बताओ, आप बताओ बीच में से क्या लग रहा है, कौन सा होना चाहिए? रिवीजन तो नहीं किया हुआ, नहीं तो तुरंत आंसर आ ही जाता है। क्या इसमें? हाँ, नहीं ऐसे नहीं, क्रोनोलॉजी जरूर ऐसे दिमाग में रखा करो कि उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्या होना चाहिए। लाइन वाइज करोगे ना तो उसके बाद में सबसे पहले क्या होता है आपको? अनुदान, सब्सिडी, उसके बाद में लोन दिया, उसके बाद में कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आधारभूत संरचना का विकास करना, तो इसको सबसे ज्यादा पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से दिया। उसके बाद जोखिम प्रबंध देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो वो क्या आ रही है, जोखिम प्रबंध के हिसाब से आ रही है। फिर आप सामाजिक सुरक्षा देखोगे, फिर कृषि का विपणन देखोगे, है ना। तो इस हिसाब से थोड़ा ये जरूर याद कर लो कि किस कितना प्रतिशत है वो भूल जाओ, कोई नहीं शायद पूछने वाला, पहले 2 का याद कर लो वो तो, उसके अलावा नहीं याद आएगा। लेकिन फिर भी ऐसे पूछा जाता है कि अगर जो बच्चे हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा किसको पैसा देना चाहिए, अवेयरनेस है कि नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उन 2 के बाद में। तो आपको आधारभूत संरचना का विकास है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा है सवाल लेकिन गलत हो जाएगा वहां पे, इसके बजाय तो उसमें जो सर्कल हमने देखा था, साइड में लेके आया हूं कि नहीं वो देख लेता हूं, नहीं लिया, लेकिन वो उसमें पीपीटी में आपको दिया गया तो उसके अंदर में देख लेना लाइन वाइज तरीके से, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, ऐसे सारे देखो 8 के 8 पॉइंट है, उनको देखो कि किस में कितना दिया गया, क्योंकि बीच में से एक भी अगर आपका मिस कर गया, इसकी जगह अगर मैं दूसरा डाल देता, एक और बचा हुआ है प्रशासनिक जो व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है वो पॉइंट भी है, अगर मैं वो डाल देता तो फिर भूल जाते। उसके बाद क्या होता है, फिर जोखिम प्रबंध आता सबसे अधिक वाला। तो आरपीसी कैसे पूछेगा पता नहीं, लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किसका है, फिर उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि सेपरेट तरीके से पेश किया गया, अलग से है तो उसमें से क्वेश्चन आने के चांस है। तो ये 8 ही पॉइंट है, इनको पहली बात तो याद ही हो गया, 2 आपको याद है, तीसरा आधारभूत संरचना याद है, लास्ट कौशल आपको याद दिया, 4 जोखिम प्रबंध हो गया, यहीं से कर लिया हमने, सामाजिक सुरक्षा, कृषि विपणन कर लिया। ठीक है, तो ये तो अभी रिविजन तो हो ही गया आपका, लेकिन फिर भी दोबारा कर लेना रिवीजन। इसी तरीके से रिवीजन करना है, जैसे आज हमने क्वेश्चन किए उसी तरीके से रिवीजन करना है, जितना उसमें लिखा गया। जैसे अभी मैंने गन्ने का नहीं बताया, गन्ने के उत्पादन में कमी आई है, कितने 32% की कमी आई है, तो इंपॉर्टेंट है कि 32% गन्ने का उत्पादन कम हो गया। और अगर मैं बोल दूं कपास के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, 2.6% की बढ़ोतरी हुई है। तो डाटा ज्यादा नहीं है, जैसे आप 3-4 बारी उनको करोगे तो आपको याद होने शुरू हो जाएंगे, आपको इतना पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में आते ही मैं कर दूंगा इसको। ठीक है, अवेयरनेस के हिसाब से, जैसे लघु सीमांत का एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन आपको पता था 40 और 20% का राउंड है, तो अगर ये बोल दिया जाए कि लघु सीमांत मिला के 50% से ऊपर है, तो बिल्कुल है वो 60-61% का राउंड आते हैं दोनों मिला के। ठीक है, उसी हिसाब से करना है सारा का सारा। ये कृषि वाला चैप्टर अपना खत्म करते हैं, उसके बाद कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।